नमस्कार दोस्तों, गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। क्लियर है? बेसिकली ये जो पार्ट है वो इलेक्ट्रो का है, पर मेटलर्जी में भी काम में आता है। बेसिक फंडे हैं जो इसके मेटलर्जी में काम में आते हैं। 9th से लेकर ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 9th क्लास में ही हमने इसको देख लिया था मेटल एक्टिविटी सीरीज के नाम से, ठीक है कि नहीं है। फिर 11th में आया था रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है कि नहीं है। 12th में मेटलर्जी और उसमें काम में आता ही है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के बात ये है कि ये जो है वीडियो जीई नीट, ठीक है, जेम, आपका नेट, गेट, जहाँ पे भी इसके क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए, ठीक है। साथ में ये BHU, DU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और JNU अगर कोई जाना चाहे तो इनमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है ना, टिफर जैसे एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टॉपिक है वो वाइड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है बेसिकली, आप समझना। आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बताई थी तो आपको मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बताया था मैंने, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होते हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कहलाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बताई थी आपको, फिर भी यहाँ बता देता हूँ वापस। 1 m तो कंसंट्रेशन हो आपकी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, अगर आप गैसियस स्टेट ले रहे हो तो, ठीक है, क्या हो, प्रेशर हो। और साथ में हो आपका 298 केल्विन टेम्परेचर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल आएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है SRP और एक कहलाता है SOP। क्या कहलाता है? दो हो गए ना आपके, एक तो SRP एक SOP। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली कौन सी रिएक्शन के लिए बना है उस हिसाब से उसका पोटेंशियल डिसाइड होता है, ठीक है कि नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी की आपको अच्छी तरह पता है कि जो SRP होता है, SRP और SOP में केवल इतना ही फर्क है साइन का, अर्थमेटिक वैल्यू इसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज करता है। तो अपन बोल सकते हैं ए सीरीज इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP और SOP, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं इसकी कि क्या होती है ये। तो ये होती है सीरीज ऑफ डिफरेंट type of electrodes in which they are arranged in decreasing है ना, और increasing order of their SRP और SOP। क्लियर है? वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है? बिल्कुल। आप चाहे तो SRP लीजिए, आप चाहे तो SOP लीजिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है लिखी हुई है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या किया है इन्होंने? SRP का ऑर्डर अरेंज किया है। क्या किया है बेटा? SRP के ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है, SRP के ऑर्डर में अरेंज किया है। और ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। SRP कैसे लिखते हैं पता है आपको? SRP को कैसे लिखते हैं अपन, सब आइडिया है आपको, ठीक है। अब देखो इधर, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सबसे कम होता है, और F2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नीचे नीचे लिखा हुआ है, देखो आप, ये रहा आपका
ये सबसे ज़्यादा है F2 का, देखो कितना है, 2.87 के आसपास है। और लिथियम कितना है, -3.05। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है वो हाइड्रोजन से लिया जाता है। देखो बीचों बीच स्टैंडर्ड लिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही कंपेयर किया जाता है। और मैंने आपको बताई थी कि जितने भी अपन ने पोटेंशियल निकाले हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, वो हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर ही निकाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर निकाले हैं। ये सब इलेक्ट्रो में डिस्कस हुआ है, ठीक है कि नहीं है भाई। इसी इलेक्ट्रोड को लेंगे, इसी इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इलेक्ट्रोडों को अरेंज करते करते उनका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उनके पोटेंशियल को अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे बेटा, अरेंज कर देंगे। क्लियर है? तो अरेंज करने के बाद जो सीरीज आएगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है, ये एक्टिविटी सीरीज भी कहलाती है एक्चुअल में। और बाकी का जो शॉर्ट ट्रिक बताया था पीएसबीसी मैजेंटल चाप, उसका थोड़ा ध्यान रखना, उस हिसाब से ये लगभग अरेंज है। वैसे 90% केस तो पीएसबीसी मैजेंटल चाप से हो जाते हैं, जो ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 नंबर का, उसमें एक बार जाके चेक कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 8 नंबर का वीडियो है, उसमें चेक कर लेना, आज ही पढ़ाया है वो, ठीक है कि नहीं है, उसमें जरूर चेक कर लेना, इससे पता लगेगा। अब जो है हमें एप्लीकेशंस देखनी है। क्या देखनी है बेटा? एप्लीकेशंस। तो देखो एप्लीकेशंस में अपन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन में जो है अपन थोड़ी देखने वाली बात है कि एप्लीकेशन अपन चेक करेंगे तो बेसिकली ये कहाँ कहाँ काम में आ रहा है। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके देख लेते हैं अपन, बहुत सारी एप्लीकेशन है। सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन ऑफ थर्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ थर्ड पोटेंशियल है या फोर्थ फिफ्थ कोई भी पोटेंशियल XYZ है ना, वो हमेशा सोल्व होएगा आपका लेटिमर डायग्राम से, लेटिमर डायग्राम। ठीक है बेटा, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। लेटिमर डायग्राम जो है बिल्कुल इजी चीज है। एक्चुअल में क्या है वो समझ रहा आप, ये जो लेटिमर डायग्राम है ये हेस लॉ के ऊपर चलता है पूरा का पूरा। किसके ऊपर चलता है बेटा? हेस लॉ के ऊपर, जो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था। इसमें कुछ नहीं होता बेटा, हेस लॉ के हिसाब से अपन को अरेंज करना है, और जो रिएक्शन लिखी है उस पर अपन को पोटेंशियल को अरेंज करना है। तो अपन को क्या करना है इस लेटिमर डायग्राम में, पहला हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो राइट लिखी जाती है, राइट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लिखी जाती है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट लोएस्ट कर लेना। ठीक है, वो लिखी जाती है राइट ऑन राइट साइड, RIGST, क्या लिख दिया, RIGST साइड। क्लियर है? उसके बाद में उसको कनेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिटर्न ऑन इट, बस यही लेटिमर डायग्राम है। ठीक है, अब कैसे है इसको देखते हैं अपन। देखिए लेटिमर डायग्राम को एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है सारी। एक तो +3 मिल गई आपको, +2 मिल गई, और एक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई। तो आप जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को तो यहाँ लिखोगी लेफ्ट साइड में, और +0 ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ लिखोगी, और उसके बाद क्या करोगे, +2 को बीच में लिखनी है आपको। क्लियर है? ऐसे चल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही चेंज हो रही है। ठीक है, और आपके पास जो गिवन है वो गिवन देखेंगे। देखो आपको एक तो ये डायरेक्ट पोटेंशियल दिया हुआ है पहले में डाटा में, x वोल्टेज, क्या है, x वोल्ट। ठीक है, और दूसरा डाटा जो है वो इसका है, वो दे रखा है y वोल्ट, और ये डाटा आपको पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये जो बना है वो लेटिमर डायग्राम है, बिल्कुल ईजी है एकदम बनाना। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को इधर लिखिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को इधर लिखिए, बीच में जो बची हुई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अरेंज कर दीजिए, और उनके पोटेंशियल उनके ऊपर रख दीजिए। ये लेटिमर डायग्राम है। अब ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको मान लिया तो z मान लिया आपने तो x = y + z होगा, नहीं होगा।
क्योंकि ये पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वोल्टेज को कभी भी ऐसे सम नहीं कर सकते। ऐसे सम केवल एनर्जी का होता है। क्या होता है भाई? एनर्जी का होता है, ठीक है। तो अपन एनर्जी वाले टर्म को समझते हैं और इसके ऊपर हैश लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन बोल देते हैं डेल्टा जी नोट 1, इसको डेल्टा जी नोट 2 और इसको डेल्टा जी नोट 3। तो गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो एनर्जी के हिसाब से अपन देखो डेल्टा जी 3 नोट, ये किसके लिए होएगा? डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2 के। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट 3। और यहाँ पे आप जो है N3 लिखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी अलग अलग होगी। माइनस N1 एफ ई नोट 1 माइनस N2 एफ ई नोट 2। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ से एफ और माइनस को काट दो तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा N3 ई नोट 3। क्लियर है? N1 ई नोट 1 प्लस N2 ई नोट 2। इसी प्रकार से अपन करेंगे। क्लियर है? तो जो डायरेक्ट एनर्जी होती है वो पर्टिकुलर स्टेप्स की एनर्जी के इक्वल होती है। ये हैश लॉ बोलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये एक्स वोल्टेज दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स वोल्टेज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर है यहाँ पे? यहाँ से यहाँ आए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स। क्लियर है? जबकि आपका जो N1 है ये वाला, यहाँ पे N1 इक्वल टू कितना है? 1 है, 1। और ई नोट की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे चेक करो, ई नोट की वैल्यू कितनी है? वाई वोल्ट है। तो वाई वोल्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका? वाई वोल्ट। और ये आपका जो है तीसरा जो केस है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इस पर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन 2 है और इसके पोटेंशियल को आप, इसका पोटेंशियल आपको पता नहीं है तो इसका आपने जेड कर दिया। तो आपको वैल्यू जेड की निकालनी है ना। क्लियर है? जेड की निकालनी है तो इसको आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे तो ये आएगा 2z 3x माइनस वाई। तो z की वैल्यू कैसे आ जाएगी? z की वैल्यू जाएगी 3x माइनस वाई अपॉन 2। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आए वो वोल्ट में आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल है, करना आपको है सारा। अब एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन डायरेक्ट। देखिए इस बार जो है इसका पोटेंशियल ये दे रखा है, इसका पोटेंशियल ये दे रखा है और डायरेक्ट पोटेंशियल पूछ रहा है ये। तो आपका आ जाएगा 3 ई नोट एफ ई प्लस 3 ओब्लिक एफ ई इज इक्वल टू 1 इंटू ई नोट एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा प्लस और यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे ई नोट जो है वो एफ ई प्लस 2 ओब्लिक एफ ई। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे। देखो इसकी वैल्यू है प्लस 0.77 और इसकी वैल्यू है आपकी माइनस 0.44। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई? आपका डिफरेंस होगा कि ये आ जाएगा प्लस 0.77 और ये आ जाएगा माइनस 0.88। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.11 वोल्ट। क्या आया है? ये ट्रिपल ऑफ एफ ई प्लस 3 और एफ ई का है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये एफ ई प्लस 3 ओब्लिक एफ ई का। तो आप क्या करोगे? माइनस 0.011 में आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो आपका जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? देखिए डिवाइड करके देखना, 1 मिनट। 1 में कितने का डिवाइड करना है? 3 का डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 0.036 वोल्ट। चेक कीजिए, देखा यही आ रहा है क्या? जी चेक कीजिए कितना वोल्टेज आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, यही वोल्टेज आ रहा है। वो भी काय में आएगा आपका? माइनस में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक ये क्वेश्चन है जिसमें इस सेल के लिए क्या पूछ, इस रिएक्शन के लिए ई नोट पूछी हुई है और आपके 2 पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो इस रिएक्शन को अपन देखेंगे और से। देखो इधर कि कॉपर प्लस 2 ओब्लिक कॉपर और ये इस प्रकार से कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस। इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर तो कॉपर प्लस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, और कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो रिडक्शन हो गया और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो रिडक्शन कहाँ होगा? रिडक्शन कैथोड पर होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर होता है।
क्लियर है। और अपना जो ई नोट सेल है या ई नोट है वो कैसे निकलता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। पर दोनों का में होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, ठीक है। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, आप देखना एक बार, जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा ये, तो कैथोड कौन है भाई, ई नोट कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस, और ये क्या है, ई नोट कॉपर प्लस कॉपर, एनोड ये है, हो गया एनोड कैथोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अपने को जो पोटेंशियल चाहिए वो है यहाँ पे, बिल्कुल है, ठीक है। और रख के इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा है ये क्वेश्चन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू 0.34 हो गया, इसका पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी 0.52 हो गया, एसआरपी में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। और इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी ई नोट सेल की, इसकी वैल्यू आएगी -0.12 वोल्ट, क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेके आया, इसको समझना आप गौर से एक बार, कि यहाँ पे तो अपन ने कर लिया, कई बार क्या करता है कि वो अपन को ये पोटेंशियल नहीं देता, न तो ये देता है, मान लो कि इन दोनों में से एक देगा पोटेंशियल, या तो ये दे देगा या ये दे देगा। मान लीजिए कि ये पोटेंशियल दे दिया और इसने एक दे दिया कॉपर प्लस 2 ओब्लिक कॉपर प्लस 1 का अपन को पोटेंशियल दे दिया, मान लो कि यही पोटेंशियल है, ये नहीं समझ में आई बात। और हमें यहाँ पे पुट क्या करना है, अपन को पुट करना है ये मिसिंग है, क्या है, मिसिंग है। और मिसिंग को अपन कैसे निकालेंगे, लेटिमर डायग्राम से निकालेंगे, फिर कौन से निकालेंगे, लेटिमर डायग्राम से निकालेंगे। इन दोनों पोटेंशियल को लेकर हम थर्ड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे पहले, फिर वो थर्ड पोटेंशियल यहाँ पुट करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आंसर आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया। एक क्वेश्चन और ले हो, ये वाला है जिसमें आपको ई नोट 1 और ई नोट 2 पूछ रहा है, तो बस ये लेटिमर डायग्राम ही है। अब देखो आप, इसमें कौन सा पोटेंशियल काम में आएगा, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल काम में आएगा। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना इलेक्ट्रॉनों को, और फिर जो इलेक्ट्रॉन आए इसके उससे डिवाइड कर देना, लास्ट में जाके इसका आंसर आ जाएगा E1 का। अब यहाँ से यहाँ पे जाने में आपका कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो भी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे Br जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सी में, Br जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे -1 है ही, यहाँ पे 0 है ही, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे अपन तो यहाँ पे +1 है Br की, चेक कर लेना। -2 तो ये माइनस आगे जाएगा, ये उठकर इधर जाएगा, आपका +1 ही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ आने में ये है ना 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिए, तो मैं पहले वाले का कर रहा हूँ, कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ से आने में तो 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 7 ई नोट 2, और यहाँ से यहाँ आने में आपका कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 0.054 प्लस यहाँ से आने में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ये 0.45 एज इट इज आएगा। अब जो भी पोटेंशियल आएगा उसमें 7 से डिवाइड कर देना, आप कैलकुलेट करके आएगा तो आपका ई नोट 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से यहाँ आने में 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, एन की वैल्यू 8 है, कोई दिक्कत। अब इसमें कौन से पोटेंशियल काम में आएंगे, इसमें 3 पोटेंशियल काम में आएंगे, कोई से भी ले सकते हो आप चाहो तो एक ये वाला ले सकते हो पहला, दूसरा ये ले सकते हो, तीसरा ये ले सकते हो, वो फोर्थ पोटेंशियल की कैलकुलेशन हो जाएगी। या फिर आप ये भी रास्ता ले सकते हो, देखो पहला ये ले लो, दूसरा ये रास्ता ले लो, दिख रहा है, दूसरा वाला ये रास्ता ले लो, तो थर्ड पोटेंशियल की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अपन चलो इस रास्ते से कर लेते हैं अपन थर्ड पोटेंशियल की। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ पे 8 हुए, तो 8 × ई नोट 1, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ आने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 6 हुए थे, 6 × 0.54 वोल्ट प्लस, और यहाँ से यहाँ आने में कितना हो गया भाई, यहाँ से यहाँ आने में +1 से -1 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, पोटेंशियल कितना है 0.76 वोल्ट, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाई 8 से आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा है। इस प्रकार से अपन लेटिमर डायग्राम की यानी थर्ड पोटेंशियल की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं थर्ड पोटेंशियल। अब दूसरी जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं अपन ढंग से समझना है इसको। सेकेंड एप्लीकेशन है वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर,
ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी या ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बोल सकते हैं। घबराना मत, सारी लैंग्वेज आपको सीखनी है, ठीक है। अब समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ढंग से समझना। अपन एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रफ डायग्राम बनाते हैं। अपन देखो इधर एसआरपी की फॉर्म में माइनस ये लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ये लिथियम, ठीक है भाई। ये ई नोट क्या है आपका, ई नोट है वो -3.05 वोल्ट, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपन नीचे गए, जो याद है उन्हीं को लिख लेते हैं अपन। जिंक आया अपने पास, ठीक है, जिंक आया और यहाँ पे ये जिंक में कन्वर्ट हो गया। ई नोट वो आया -0.76 वोल्ट। फिर थोड़ा सा नीचे गए, अपने पास हाइड्रोजन आ गया H+N, ठीक है। H+N 1 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस मिली अपन को। इसका ई नोट की वैल्यू क्या होती है 0.0 वोल्ट, बीच का है ये बिल्कुल, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे गए, अपने पास कौन आया, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, और यहाँ पे ई नोट की वैल्यू कितनी है +0.34 वोल्ट। फिर थोड़ा सा नीचे गए अपन, Ag आया, Ag +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और Ag ई नोट की वैल्यू क्या है +0.80 वोल्ट, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नीचे गया तो अपने पास आ गया F2, तो ये F-। अब समझना बात को, इसका पोटेंशियल आएगा +3.67 वोल्ट के आसपास होता है, 87 होता है लगभग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन ने लिख दिया जो लिख दिया। अगर अपन बात करें इधर से इधर एसआरपी बढ़ रहा है, देखो इधर एसआरपी इंक्रीजेज यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और आपको अच्छी तरह पता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो एसआरपी जो है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन पावर के प्रोपोर्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के प्रोपोर्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी के प्रोपोर्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बात करें तो ये है आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अभी समझाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ऊपर से नीचे चलने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, ऑक्सीडाइजिंग पावर वो इंक्रीज हो रही है। अब इसी प्रकार से अपन सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी समझ सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग टेंडेंसी, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। अब एसआरपी जो है इंक्रीज हो रहा है, तो एसआरपी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के, किसके होता है, रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फुल फॉर्म लिख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, पहले कह रहा हूं मैं, रिड्यूसिंग पावर, या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग हो जाता एजेंट होता है। इसका मतलब ये वाला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो यहां पे कंक्लूजन के तौर पे अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव हाई एसआरपी, ठीक है। शो हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक तो ये कंसेप्ट है अपने पास कि जिसका रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है तो वो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हाई शो करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या कंसेप्ट है बेटा, रिलेटिव लो एसआरपी शो हाई रिड्यूसिंग पावर,
ठीक है बेटा, अब समझना है इसको। देखो F2 आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालना, कोई भी दूसरी स्पीसीज है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस कुल मिला के बात ये है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाएगी। ठीक है, तो F2 जो होता है उसकी SRP इतनी हाई होती है, अगर इसके सामने कोई भी स्पीसीज आ जाए, मान लो कि स्पीसीज 1 आ गई, स्पीसीज 1, और ये कहीं जा रही है टहलती हुई, ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे जाना है इसको, और ये F2 अगर इसको दिख गया, तो अगर ये F2 इससे इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो SP मना नहीं करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। देखो जब भी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जा रही है कि भाई F2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल्फ रिड्यूस होएगा, और अदर जो है स्पीसीज आपकी वो ऑक्सीडाइज्ड होगी, ऑक्सीडाइज्ड अदर। अब इसी कारण से अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसी कारण से क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसी कारण से बोलते हैं अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है भाई, किसी भी दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो मैंने आपको क्या कहा, रिलेटिव हाई SRP। मान लो कि दो स्पीसीज है, ठीक है कि नहीं, दो स्पीसीज है X और Y, क्लियर। अपन SRP दे रहे हैं, इनकी SRP एक की है 0.5 वोल्ट और एक की है 0.7 वोल्ट, 76 वोल्ट मान लो SRP है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करेगा, Y जो है इस X से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो Y जो है X रिएक्शन करेगा, तो Y तो माइनस में कन्वर्ट होएगा और X को कहीं में कन्वर्ट करेगा, प्लस में। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना उसने, तो Y क्या करेगा, जिसका SRP हाई है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसका SRP हाई है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जरूर वो जिसका रिलेटिवली हाई है। तो इसको अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है नहीं। और F2 तो ऐसा है जिसको कोई मना नहीं कर सकता, डोन है ये, ठीक है नहीं। उसी प्रकार से रिड्यूसिंग पावर भी कुछ इसी हिसाब से चलती है। रिड्यूसिंग पावर जो होगी, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूं ढंग से समझ लेना। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को देना, अगले को देगा और अगला मना नहीं करेगा। जैसे मान लो कि लिथियम है, तो लिथियम कहीं जा रहा है, ठीक है, और अगर इसको स्पीसीज एक मिल गई तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये स्पीसीज मना नहीं करेगा, ये स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो भी थे पहले उनकी संख्या को ये बढ़ा लेगा, क्लियर है। मजबूरी हो गई SP की, SP को क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा, और लिथियम खुद का में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो एक्चुअल में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, ध्यान रखना। सेल्फ क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज, और अदर क्या होता है, अदर रिड्यूस होता है। ये जो वर्डिंग यूज में ली हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अदर के लिए ली हुई है, खुद के लिए अपोजिट काम है मामला, ठीक है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि X और Y दो स्पीसीज है, क्लियर है, X और Y दो स्पीसीज, ढंग से समझना। एक का पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट और एक का पोटेंशियल 1.05 वोल्ट। SRP में है ये, कहीं में बेटा, SRP में, वो चेक कर लेना, SRP में, SOP में, अपने आप, ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट उस हिसाब से बनाना है। अब समझना इधर, इसका SRP कम है, क्या है भाई, इसका SRP लो है। जिसका लो SRP होता है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो Y क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो Y महाराज का में कन्वर्ट होएगा बेटा, Y प्लस में। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब X मना नहीं कर सकता लेने के लिए, लेने से X मना नहीं करता है, ठीक है नहीं है, और ये का में कन्वर्ट हो जाएगा X माइनस में। लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस लागू होगी, ध्यान रखना। मेटल को कभी भी आप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं लेके जाओगे, दिमाग में ये रखना आप, ठीक है नहीं है। मेटल को कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं लेके जाओगे, ये दिमाग में फिट रखना। कहीं यहाँ पे जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, Z-2 बना दो, नहीं, गलत बात हो जाएगी, ठीक है नहीं है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा संभल के चलना है और क्वेश्चन को बड़े पोलाइटली तरीके से करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है। क्लियर है? तो अगर आप इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चलोगे तो रिड्यूसिंग पावर जो होती है आपकी, रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो डिक्रीज होएगी डाउन द, ऊपर से नीचे चलोगे, और नीचे से ऊपर चलोगे तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होएगी। क्लियर है? अब पहले इसके अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको क्या करेगा, वो पोटेंशियल दे देगा, ये दे दिए पोटेंशियल आपको, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए, ठीक है कि नहीं, और ये पोटेंशियल आ गए आपके। अब ये है कि भाई इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहले तो ये चेक कीजिए कि ये है क्या। तो ये सारे की सारे SRP है, तो इनको लिख लीजिए ऐसे Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन Mg में कन्वर्ट हुआ। इसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, -2.30 वोल्ट। ठीक है? और जिंक+2 भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और काय में कन्वर्ट हो गया, जिंक में कन्वर्ट हो गया, और पोटेंशियल जो है 0.76 वोल्ट है। ठीक है? माइनस में ये SRP है सारा का सारा। क्या है बेटा? SRP। कोई दिक्कत? अब समझना इसको बहुत सिंपल तरीके से। अभी क्या कंसेप्ट बताया था मैंने? अभी क्या कंसेप्ट बताया था कि जिसका SRP लो है रिलेटिवली, उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई है। ठीक है? और जिसका रिलेटिव हाई SRP है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी हाई है। तो चलते हैं, देखिए इधर, देखो इधर अपन बात कर लेते हैं पहले। ये क्या है? लो SRP, लो SRP, और ये है आपका रिलेटिवली हाई SRP। रिलेटिव चलना है अपन को, हाई SRP। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हुआ है वो Mg हुआ है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में आपको ध्यान रखना है Mg हुआ है। Mg+2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Fe+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, न कि Fe। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है कि नहीं? अब देखो इधर, जिंक कैन रिड्यूस बोथ। पहली चीज, जिंक का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, स्टार्ट जिंक से तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है? पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अपन कर लेते हैं, Fe कैन रिड्यूस बोथ। Fe जो है, Fe का नाम भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाई SRP आ गया। हाई SRP में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो Fe+2 होता है। ठीक है? Mg कैन रिड्यूस, देखो इधर ये Mg आ गया, बिल्कुल सही बात है। Mg कैन रिड्यूस Fe+2 एंड Fe Zn+2 एंड Fe+2। क्लियर है? दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? ये वाला, क्योंकि ये क्या करेगा? इन दोनों को रिड्यूस कर देगा। यानी कि ये वाली रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे Mg Fe+2, ये वाली रिएक्शन हो सकती है ना, Mg+2 और Fe, ये वाली रिएक्शन हो सकती है आराम से। इसी प्रकार से ये वाली रिएक्शन हो सकती है। क्या ले लेंगे? जिंक ले लेंगे अपन यहाँ पे, तो ये Mg+2 में और जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे दोनों रिएक्शन हो सकती है। इसका मतलब थर्ड आंसर सही है, नहीं ये सही है, नहीं ये सही। इस टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी अपन कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आपको कई पोटेंशियल दिए हुए हैं, 4 पोटेंशियल दिए हुए हैं, और पूछा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। तो अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका SRP हाई होगा। क्या होगा? SRP हाई होगा। तो इनमें से आप ये चेक करो कि पहले SRP है कि नहीं है। बिल्कुल ये SRP है। ये +6 से +3 में जा रहा है, ये भी SRP है। ये +7 से +2 में जा रहा है, ये भी SRP है। ठीक है? और ये 0 से -1 में जा रहा है, ये भी SRP है। ये सारे SRP में तो हाई है इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट। इन 4 में से, 4 ऑप्शनों में से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? वैसे मेरे हिसाब से जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होना चाहिए था वो इस पोटेंशियल का होना चाहिए था 1.5 105 वाले का। ठीक है? इसका होना चाहिए।
और मैंने कहा क्या कहा था, जब भी आप SRP चेक कर रहे हो यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर चेक कर रहे हो तो हमेशा और हमेशा आप रिएक्टेंट वाली साइड को पकड़ा करो। देखो ये वाला होगा वो ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका आंसर ये आएगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि SRP दिया हुआ है, ढंग से समझना, अगर SRP दिया हुआ है और आपको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, समझना बात है ना, बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपके पास रिएक्शन लिखी हुई होगी SRP की, तो उसमें आपको पकड़ना क्या है, रिएक्टेंट वाला क्या होगा आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मान लो कि SRP में दिया हुआ है और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले में से किसको पकड़ोगे आप बेटा, इसको पकड़ोगे, ठीक है, प्रोडक्ट को। और जैसे SOP में आए उल्टा कर देना, ठीक है, SOP में आए तो इसका तो प्रोडक्ट काम में लेना है ऊपर वाले का तो, और SOP में आ जाए तो नीचे वाले में रिएक्टेंट काम में लेना है। कोई दिक्कत, इसको पकड़ लेना, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, क्लियर है। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन अपन चेक करेंगे इसकी, वो देखिए, वो है एनोडिक और कैथोडिक टेंडेंसी, ठीक है, एनोडिक एंड कैथोडिक टेंडेंसी, कैथोडिक टेंडेंसी। तो अगर अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है, ढंग से देखना, अगर मान लीजिए कि अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिथियम है ऊपर ही ऊपर, तो यहाँ से इधर चलने पर आपका SRP बढ़ रहा है, SRP इंक्रीजेज, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जिसका SRP ज़्यादा होता है, हाई SRP विल बी कैथोड, हाई SRP इलेक्ट्रोड बिहेव एज कैथोड। तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोडिक टेंडेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है, कैथोडिक टेंडेंसी वो इंक्रीज हो रही है, जबकि एनोडिक टेंडेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है। टेंडेंसी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। कहाँ से कहाँ, लिथियम से अपन F2 की तरफ चलते हैं। तो 4 पोटेंशियल दिया हुआ हो और उसमें से पूछ लें कि कौन ज़्यादा एनोड होगा या एनोडिक कैथोडिक टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा, आप बिल्कुल बता के आना। हाई SRP जो होगा, कई बार क्या करता है बेटा कि 4 पोटेंशियल आपको दे देगा और वो बोल देगा किस 2 कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है। तो दोनों को SRP में आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंस लेना है, जिसका डिफरेंस ज़्यादा है SRP का, ठीक है नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा है, वो क्या होगा आपका, बिल्कुल हाई वोल्टेज देने वाला आपका कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल एंड मेटल आयन, ठीक है। अब समझना कि मैंने एक क्या किया बेटा, जिंक का पोट लिया, जिंक का पात्र लिया और उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे मैंने कॉपर का क्या लिया, पात्र लिया और इसमें क्या किया बेटा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा समय तक कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर इधर तो आपका ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद पोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पोरस क्यों होगा, मैं समझाता हूँ आपको। ये होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, जिंक का क्या है बेटा, SRP लो है। जिसका SRP लो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है बेटा, इजीली ऑक्सीडाइज होता है, अपने आप ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है नहीं है। तो अपन को क्या करना है, कभी भी किसी सॉल्यूशन में एग्जिस्टेंस दिखानी है किसी भी मेटल सरफेस पर, तो आपको सॉल्यूशन जो होगा वो लो SRP सॉल्यूशन आपको यूज में लेना है, ठीक है नहीं है। तो आपका क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे देखो ये होना चाहिए हाई SRP मेटल होना चाहिए और लो SRP मेटल आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो SRP मेटल आयन, जो भी है आयन होना चाहिए। तो वो एग्जिस्ट कर जाता है
और अगर उल्टा कार्यक्रम हो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें मैंने सिल्वर की रोड डाल रखी है Ag की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले रखा है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 की, और यहाँ पे मैंने रोड डाल रखी है कॉपर की। किसकी है? कॉपर की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ पे वेट लॉस होगा, कहाँ पे वेट लॉस होगा, या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, कलर चेंजेस का भी आ सकता है। अभी देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जो आयन हैं, जैसे Ag+ होता है उसका आयन जो होता है, आयन का कलर अलग होता है, कॉपर प्लस के आयन का, कॉपर +2 के आयन का कलर अलग होता है, जिंक +2 के आयन का कलर अलग होता है। तो कलर भी चेंज हो जाते हैं, उससे पता लगता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या समझाया? हाई SRP मेटल आपको लेना है, तो इसमें से SRP किसका ज़्यादा है? Ag का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका एग्जिस्ट कर जाएगी, और हाई SRP सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये गलत है, यहाँ पे कोरोजन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पतला सा हो जाएगा, पूरा का पूरा कोरोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोजन। यानी कि यहाँ पे CuNO3 ट्वाइस का सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, कॉपर सल्फेट का रहेगा लास्ट तक। इसी प्रकार से यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखोगे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा इस टाइप का, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के हिसाब से रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है कि भाई ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, कॉपर ZnSO4 कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन उल्टी रिएक्शन हो सकती है, कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में रिएक्शन हो सकती है। वो क्या होगी? कॉपर और जिंक सल्फेट। जहाँ पे फिजिबिलिटी वाली बात आ जाती है, स्पॉन्टेनिटी वाली बात आ जाती है, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है अपन 2 क्वेश्चन देखेंगे, उनके जवाब आपको ही देने हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इट इज एडवाइजेबल टू, ठीक है, स्ट्रिप कॉपर स्टेयर कॉपर सल्फेट। ये बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हिलाना है जिंक स्पून से। कहीं से? जिंक स्पून से। मैंने क्या कहा था? हाई SRP सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हाई SRP सॉल्यूशन आ गया, हाई SRP सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, दिमाग में एक ही बात फिट कर लो। तो इसका मतलब नहीं घुमा सकते भाई साहब। नेक्स्ट देखो दूसरा ऑप्शन सुनना, ये बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 का सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं है, और कॉपर की स्पून से घुमा रहे हो आप, ये भी नहीं घुमा सकते क्योंकि हाई SRP सॉल्यूशन है। हाई SRP सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पहले कह रहा हूँ मैं, हाई SRP सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आएगा बोथ A और B। अभी समझाया था मैंने, ये हाई SRP सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, लो SRP आयन होना चाहिए, या लो SRP सॉल्यूशन होना चाहिए, हाई SRP का मेटल होना चाहिए। ये जो होता अगर उल्टा होता ना, कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर की रोड, तो चल जाता मामला, लेकिन ये नहीं चला। अब ये देखो, देयर इज ब्लू कलर फॉर्मेशन इज, तो ब्लू कलर जो होता है आपको पता है कॉपर सल्फेट का होता है, ठीक है कि नहीं है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड AgNO3, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनेगा आराम से। देखो इधर समझ रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रोड को आप AgNO3 सॉल्यूशन में डाल रहे हो, ये AgNO3 का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप कॉपर इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होगा, कॉपर तो क्या हो जाएगा, डिसमेंटल मेटल के रूप में खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका कॉपर नाइट्रेट यानी कॉपर +2 जो सॉल्यूशन होता है वो बन जाएगा। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? ब्लू कलर का, कॉपर +2 का जो आयन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। जबकि देखो इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे जिंक SO4 डाल रहे हैं। तो अभी अपन ने कहा था लो SRP सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ली जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है लिब्रेशन ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि मैं अगर बात करूं तो H+ जो मेटल आयन है, H+ आयन है, वो H2 गैस निकालेंगे, तो H+ आयन किसके पास होता है? एसिड के पास। तो मेटल जो होता है वो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करे तो H2 गैस निकाले, ठीक है कि नहीं है, H2 गैस निकाले। तो इसका मतलब ये हो गया, H2 गैस का मतलब क्या हो गया, उसने उस मेटल ने इसका क्या कर दिया भाई, रिडक्शन कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे,
इसका पोटेंशियल जीरो होता है, इसका पोटेंशियल जीरो होता है। और हमें इसका रिडक्शन करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल और की जरूरत है, तब अपन हम बोलेंगे नेगेटिव SRP। क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव SRP मेटल आयन, मेटल all liberate H2 gas when react है ना, react with acid। तो जैसे मान लीजिए कि आप जिंक है, तो जिंक को अपन क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। तो जितने भी मेटल हैं जिनका नेगेटिव SRP है, ध्यान रखना, वो सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। और दूसरी ओर जो नेगेटिव SRP है, जो पॉजिटिव SRP है, वो मेटल क्या करेंगे बेटा, इनके साथ रिएक्शन करके एसिड के साथ कभी भी क्या गैस नहीं निकालते, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। जैसे कॉपर है, कॉपर की अगर रिएक्शन करेंगे अपन H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट बनाएगा जरूर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल काम में आ जाएगा। साथ में H2O भी निकालेगा ये, और SO3 गैस भी बाहर निकालेगा, या SO2 गैस बाहर निकालेगा। देख लेना, इसको बैलेंस कर लेना, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, एक तो पूरा गया और एक सल्फर ये आ गया, और ये SO2 गैस बाहर निकालेगा। लेकिन कौन सी गैस बाहर नहीं निकालेगा? H2 गैस बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है कि नहीं है? तो ये कुछ थे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। और जो और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन पढ़ रहे थे किसमें, फेराडे लॉ में, ठीक है, फेराडे लॉ में जो प्रोडक्ट होता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है नहीं है, वो भी अपनी किससे डिसाइड हो रही थी, किससे डिसाइड हो रही थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो अपन ने किया था, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें अपन ने पढ़ा था अबाउट द प्रोडक्ट्स के बारे में अपन ने जिसमें देखा था, क्लियर है? भाई एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, तो इसका मैंने आज वीडियो बना के डाला हुआ है पूरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 08 के नाम से, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 08 के नाम से। तो वो आप ज़रूर देखना वीडियो, उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन पहले एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। बाकी की आपको बता दूं मैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की। फिर कह रहा हूँ मैं, PSBC में जनरल चाप से अपना काम चलता है, उससे ही चलाना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं रात को सेलेनियम ऑक्साइड के साथ। सेलेनियम ऑक्साइड अपन ऑर्गेनिक रिएजेंट है, इसको पढ़ेंगे। आपको नाम याद हो तो रिले रिएक्शन के नाम से है इसकी, ठीक है, रिले रिएक्शन के नाम से। डिटेल से करेंगे, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसमें खूबियां हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने आज पढ़ डाले हैं, ठीक है। उन रिसर्च पेपरों के आधार पर मैंने बहुत ही बढ़िया और कंसल्टेड टॉपिक तैयार किया है, आप ज़रूर देखना इसको, ठीक है। ये भी टॉपिक सभी के काम में आएगा। मैं स्टार्ट कर दूं आपका 12th से लेकर आपके MSc तक सबके काम में आएगा, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसको न छोड़े, सभी के काम का है। GE में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, JEM में, नेट में, गेट में, सब में काम में आता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं सेलेनियम ऑक्साइड के साथ। जाते जाते बोल रहा हूँ, लाइक करके जाना, और जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।